Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about relevance और contribution of educational psychology. आज हम देखेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में कैसे योगदान देता है। अगर हम यहाँ ब्रॉडली डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट को या प्यूपिल या लर्नर जिसको हम बोलते हैं उसके ऊपर कंट्रीब्यूशन करता है। फिर आता है लर्निंग प्रोसेस, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। टीचर पढ़ाता है, स्टूडेंट रिसीव करता है और उसके जो क्षेत्र रहता है उसको लेके जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें भी योगदान देता है। फिर थर्ड में आता है लर्निंग सिचुएशन, जो सिचुएशन अराइज करता है या फिर वहाँ बनता है, वहाँ टीचर समझाता है या स्टूडेंट को कैसे समझने में आसान होगा, वो सब जो एक परिवेश बनता है क्लास का, स्कूल का, तो उसको हम सिचुएशन बोल सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे वैसे तो ये तीन तो ब्रॉडर एरियाज है या फिर वाइडर एरियाज है जहाँ की एजुकेशनल साइकोलॉजी कंट्रीब्यूट करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। आइए देखते हैं हम और क्या क्या हो सकता है पॉइंट वाइज। पहले आता है कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ एजुकेशन। हम देखेंगे थ्योरी के अंदर क्या क्या वो कंट्रीब्यूट करता है। उसके अंदर हम फर्स्ट में आएंगे, डिस्कशन करेंगे टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। आप जैसे जानते हैं कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो वो पहले इन्फेंट रहता है, फिर आता है चाइल्डहुड में, बचपन में, फिर एडोलसेंस आता है, किशोरावस्था में आता है। तो वैसे वो धीरे धीरे एक स्टेज बाय स्टेज आगे बढ़ता जाता है। तो इसके अंदर उसके शारीरिक या फिर उसके मेंटल डेवलपमेंट्स भी होता है। उसके शारीरिक के साथ साथ उसका सोच विचार सब कुछ बदलता रहता है। उसको समझने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर टीचर के अंदर एजुकेशनल साइकोलॉजी का नॉलेज होगा तभी वो बच्चों को समझ पाएगा और फिर वो आगे टाइप्स ऑफ टीचिंग डिलीवर कर पाएगा। उसके बिहेवियर के साथ साथ उसका अचीवमेंट भी वो करवा पा सकता है। सेकेंड में हम देखेंगे टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लर्निंग। जो लर्निंग का नेचर है, क्लासरूम का नेचर है, उसको समझने के लिए टीचर को एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत हेल्प करता है। तो आप जैसे देखते हैं समटाइम्स प्रॉब्लम्स अराइजेस इन द क्लासरूम, how to deal with the problem, what are the problems and from where the problem arise in the classroom for the students. This knowledge is most important and to understand and to also resolve the problem for the teacher. तो एजुकेशनल साइकोलॉजी उसको समझने में और हल करने में हेल्प करता है। फिर उसको यहाँ देखेंगे तो बच्चों का इंटरेस्ट और एबिलिटी, काबिलियत जिसको बोलते हैं, या फिर उनका जो परिवेश रहता है, सिचुएशन रहता है, उसको भी समझने में के लिए हेल्प करता है। उसके साथ साथ वो आगे बढ़ने के लिए अलग टाइप का जो नया टेक्निक्स वो टीचर यूज कर सकता है। वैसे प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग भी रहता है। जैसे कि एक छोटा एग्जांपल लेंगे तो अननोन टू नोन या फिर सिंपल टू कम्प्लेक्स, इस टाइप का जो नेचर या फिर प्रोसेस ऑफ टीचिंग होता है इसको भी वो अडॉप्ट करने के लिए हेल्प करता है। थर्ड, टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंस। आप जैसे जानते हैं बच्चों के अंदर अलग अलग काबिलियत रहता है, उनका जो एबिलिटी है वो भी अलग अलग रहता है। कोई बच्चा बहुत 90% मार्क्स लाता है तो कोई 10-20% में भी आता है। कोई बच्चा नाचने डांस करने में बहुत अच्छा है तो कोई उससे बहुत कम भी रहता है, नहीं भी आता। इस टाइप का इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग प्रकार के क्वालिटी या डिफरेंसेस भी रहता है। तो एक क्लास में आप जैसे देखते हैं 30, 40, 50, 60 भी बच्चे रहते हैं तो आइडियली एक्चुअली 40 रहता है, फिर भी वो डिफरेंसेस रहता है, बहुत सारे बच्चों को डील करना पड़ता है। तो उसके लेवल अप जो अचीवमेंट है, क्वालिटीज है, इंटरेस्ट है, वो बहुत सारे गुण रहते हैं बच्चों के अंदर। एक बच्चा के अंदर तो रहता ही है, फिर उनके अंदर जो 40 बच्चे हैं 40 प्रकार के गुण उसके अंदर भरा रहता है। इसी को हम इंडिविजुअल डिफरेंस बोल सकते हैं। तो अचीवमेंट का भी डिफरेंस रहता है। तो यहाँ जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको समझने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर को बहुत सारा हेल्प करता है। फोर्थ, टू अंडरस्टैंड इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स। जो टीचिंग मेथड्स रहते हैं उसको भी अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड कौन सा रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट के लिए कैसे पढ़ाना पड़ेगा उसको। या तो वो एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज करेगा या फिर इंडिविजुअल बच्चों को पढ़ाएगा, समझाएगा, या फिर एक ग्रुप में स्टडी टूर में लेके जाएगा, या फिर कौन सा वो टीचिंग मेथड्स जैसे कि कोई पिक्चर्स दिखाएगा, चार्ट्स दिखाएगा, या फिर वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेके जाएगा, या फिर होल टू पार्ट वो पढ़ाएगा। इस टाइप का अलग अलग प्रोसेस ऑफ टीचिंग रहता है, मेथड्स ऑफ टीचिंग रहता है उसको, या फिर स्टोरी टेलिंग मेथड में पढ़ाएगा। दीज आर द टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग तो which will be effective for that course and for that subject
is to be decided by the teacher, and only when the teacher understands the child and the subject, then only he have the right to take a decision. तो वैसे वो बच्चों को समझता है और सब्जेक्ट को भी समझता है और राइट टीचिंग मेथड एडॉप्ट करता है। फिफ्थ, टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रेन। जैसे आप जानते हैं कि देर आर वेरियस प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम एंड इन द स्कूल ऑल्सो, एंड देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ चिल्ड्रेन आर ऑल्सो इन द क्लासरूम, जैसे इंटेलिजेंट, लो इंटेलिजेंट या एक्सेप्शनल चिल्ड्रेंस, इस टाइप के बच्चे भी रहते हैं। एंड ऑल्सो दे बिलोंग्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज, बट दे रिमेन इन ए सेम प्लेस फॉर मोर देन 6 आवर्स इन ए डे। सो डेफिनेटली देयर मे बी सम प्रॉब्लम्स, और बच्चों के अंदर उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता, तो फिर वो झगड़ा भी हो जाता है या फिर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होता है। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम अराइजेस इन द क्लासरूम। सो इफ द टीचर हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, then can he understand the problems, and the nature of problem is also same in place to place. तो इसको सॉल्व करने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करता है और वो अप्रोप्रिएट वेज निकालता है कि कौन सा प्रॉब्लम के लिए कैसे सॉल्व करना है। मेंटल हेल्थ, सिक्स्थ, mental health of student and teacher both are most important for teaching learning process. If there may be some problem in the mind of a child, then he cannot understand or he cannot receive the knowledge or teaching of the teacher. So definitely, how or what is the present status of his mind, the teacher must have to understand before delivering lesson in the classroom. If there may be some problem in his mind due to any problem, whatever may be in the class or in his family, then the student may lead to maladjustment in the school or child in the environment. So definitely his mind is most important, studying mind is most important. This is known as mental health. So mental health must be sound before delivering lesson in the class. So a teacher have this knowledge before teaching in the school or class. Seventh, curriculum construction. When we are constructing the curriculum, we should have also knowledge of the interest and capacities of the children. As you know, there are some stages of development and growth, and the students also receives as per their abilities, and ability differs from age to age, stage to stage. जैसे कोई छोटा बच्चा रहता है, उसको अगर हम क्लास 10th के जो भी सब्जेक्ट्स है उसको पढ़ाएंगे तो रिसीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। इसीलिए हम जो प्लेवे मेथड से लेके या फिर सिंपल सब्जेक्ट्स से लेके या उसका जो लेवल ऑफ लर्निंग है छोटे छोटे लेके आगे हम बढ़ते हैं और कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ाते हैं। इस टाइप का जो डिज़ाइन रहता है करिकुलम का, उस करिकुलम को कौन से क्लास में करिकुलम को क्या डालना है, ये सब बनाने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तभी हम उसके माइंड को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी यहाँ बहुत हेल्प करता है। 8. Measurement of learning outcomes. Here let's come. Psychological tools helps the teacher to assess the learning outcomes of the students. जो स्टूडेंट का आउटकम है वो कैसे आ रहा है, वो अच्छे जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं, इसको जानने के लिए एजुकेशनल टूल्स जो रहते हैं, साइकोलॉजिकल टूल्स, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ हिज टीचिंग, जो टीचर पढ़ाते हैं उसको कैसे वो डिलीवर कर रहे हैं, बच्चे कैसे उसको समझ रहे हैं, कितना लेवल तक वो समझ पाए हैं, इसको जानने के लिए भी टूल बहुत सारा हेल्प करता है। फिर उसके हिसाब से द टीचर टेक्स अप्रोप्रिएट स्टेप्स फॉर मोर इम्प्रूवमेंट ऑफ हिज लेसन डिलीवरी। 9th, रिसर्च। यहाँ देखेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी कैसे रिसर्च में कंट्रीब्यूट करता है या हेल्प करता है। जैसे टीचर बहुत सारे बच्चों के साथ डील करते हैं क्लास में, तो वहाँ उनको एक एक स्टूडेंट को समझना पड़ता है, और स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स रहते हैं लाइक इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एट्सेट्रा। तो उनको समझने के लिए ही मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड ईच चाइल्ड एंड बिहेवियर ऑफ एवरी चाइल्ड एंड हिज परफॉर्मेंस। व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस, बेस्ट है या पुअर है या और क्या है उसका अंदर। तो इसको जानने के लिए उसको रिसर्च करना पड़ता है, क्योंकि रिसर्च जब तक नहीं करेगा तब तक वो उसको समझ नहीं पाएगा। फिर कैसे रिसर्च करके आगे क्या करेगा, ही कैन कंट्रोल द बिहेवियर। इफ द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड इज रॉन्ग देन दैट may be controlled.
फिर उसको रिडायरेक्ट कर सकता है, अच्छे डायरेक्शन में उसको ले सकता है, फिर उसका बिहेवियर आगे प्रेडिक्ट भी कर सकता है कि क्या हो सकता है, और उसके हिसाब से वो टीचर को नया नया स्टेप्स लेने में एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करता है। 10th, guidance for the education of exceptional children. Here, how educational psychology helps to the teacher. Let's see. As you know, there are high achievers in the class as well as also poor performance in the class. Some students have more intelligence, more attitude, more power to receive the knowledge, whereas there are some poor performers who have low intelligence. Still, the teacher have to deal with all types of children at a time in a same class. But how he will teach, how he will adjust, how he will guide to them, so that both can be go ahead simultaneously. So there may not be any difference among them. तो उन दोनों को एक साथ पढ़ाना पड़ता है, बट we have to take different strategy for high achievers and low achievers or low performance according to their capacities. We have to take strategy. किसी को 1 घंटा पढ़ाते हैं तो सफिशिएंट समझ जाता है, और किसी को 2 घंटा पढ़ाते हैं तो भी वो समझ नहीं पाता। जो समझ नहीं पाता उसके लिए हम अलग अलग स्टाइल के अलग अलग प्रोसेस मेथड्स या फिर 2-3 बार भी हम पढ़ाते हैं, जैसे कि रेमेडियल क्लासेस भी हम लेते हैं। 11, helps to develop positive attitude. How educational psychology is helping to the teacher for developing positive attitude? Let's see. As you know, there are various types of students in the class. Among them, there may be some students having positive attitude towards a thing, and there may be some students having negative attitude for the same thing. But हम दोनों कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन को हम डील करते हैं, बट कैसे करना है, क्या करना है, सो दैट बोथ स्टूडेंट्स will have a positive attitude or thinking towards the same thing. जैसे कोई किसी को डांस करने के लिए हम बोलेंगे, कोई एक इवेंट रखेंगे, तो कोई बोलेगा नहीं डांस अच्छा है, कोई बोलेगा नहीं डांस खराब है, इससे इंसल्ट होता है, या इस टाइप का थिंकिंग रहता है। बट हम वो दोनों को अगर कोई लाएंगे एक ही स्टेज में और करेंगे, और दोनों को कुछ ना कुछ इंसेंटिव देंगे, अवार्ड देंगे, रिवॉर्ड्स देंगे, तो उनका थिंकिंग उसके ऊपर पॉजिटिव भी हो सकता है। इस टाइप का हम उनके जो थिंकिंग है उसको चेंज कर सकते हैं। इस टाइप के अंदर बच्चों के अंदर अलग अलग प्रकार के स्किल्स, थिंकिंग या एटीट्यूड रहता है, उसको कैसे डील करना है ये साइकोलॉजी सिखाता है। 12, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप डायनामिक्स. Sometimes we also observed in class that suppose a student is thinking and showing some nature, then other students will also show the same nature. अगर वो एक बच्चा जो बोलता है उसके साथ साथ और एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स भी उसी को फॉलो करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत क्यों ना हो। तो हमें ये जो ग्रुप डायनामिक्स है या फिर उनका जो बिहेवियर है उसको समझना पड़ता है, और उसके हिसाब से हमें अपना जो स्टेप्स है लेना पड़ता है। एंड द थिंकिंग एंड द एटीट्यूड ऑफ दैट ग्रुप मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड, what is the behavioral changes they are going to display, and according to we can change their behavior to from negative to positive. Let's come to group B, contribution to practice of education. How the educational psychology is helping in the practical field or practice when a teacher is teaching in the class or dealing with the school. Then let's come here. First, problem of discipline. When there is a problem or indiscipline in the class, prior to this, what the teacher were doing? They were giving physical punishment or corporal punishment. That is known as spare the rod and spoil the child. अगर हम कोई पनिशमेंट देंगे तो बच्चों के अंदर वो नेगेटिव थिंकिंग आता है और नेगेटिव वो बन जाते हैं और वो रिएक्टिव हो जाते हैं और उनका बिहेवियर अलग हो जाता है। वो नेगेटिव होके उनका जो हो सके कि वो पढ़ाई भी क्यों ना छोड़ दें, इस टाइप का होता था। बट नाउ corporal punishment has been banned under RT in India. Thus, educational psychology helps to the teacher to deal with such problematic areas and such problems in a positive way for the teacher in classroom. Second, use of audiovisual aids. Prior to 90s, as you know, most of the teachers were using the memorization method only, technique only. They were giving assignment to memorize the contents. This was the simple technique. And nowadays, it has changed a lot.
changed the psychology of the student as well as psychology of the teacher. The modern day teacher, what they are doing? Using audio visual aids in the classroom. कोई टीवी यूज करता है, कोई इंटरेक्टिव पैनल बोर्ड यूज करता है, कोई प्रोजेक्टर भी यूज करता है और पढ़ाता है. सो दैट व्हाट इज हैपनिंग, द पॉजिटिव थिंकिंग एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट इज कमिंग आउट. द स्टूडेंट्स जो हैं वो इजीली समझ पाते हैं और टीचर को भी पढ़ाने में इजी होता है और वो लॉन्ग टाइम तक उनके माइंड में रिटर्न करके रहता है. वो समझ पाते हैं, बहुत समय तक लास्टिंग करता है. थर्ड, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन. द एडमिनिस्ट्रेशन एंड टीचर हैव टू बी डेमोक्रेटिक नाउ. डेमोक्रेटिक क्या होता है यहाँ और ऑटोक्रेटिव क्या होता है? जैसे टीचर जो बोल रहा है वही करना है बच्चों को, ये ऑटोक्रेटिक हो गया. बट डेमोक्रेटिक क्या है? बच्चों को समझने के लिए, सोचने के लिए या उनको जो थोड़ा समय चाहिए उस समय भी हमें देना पड़ेगा, तभी बच्चे पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे या हमारे साथ आगे बढ़ पाएंगे और उनका लेवल ऑफ अचीवमेंट बढ़ पाएगा. उनको कोऑपरेट करना है, उनके साथ सिंपैथेटिक होना है, फिर उनका जो भी प्रॉब्लम आएगा वो टीचर को समझना है, उनका हल निकालना है, तभी वो टीचर सक्सेसफुली आगे बढ़ पाएगा. उनके साथ डेमोक्रेटिक व्यवहार करना है, बहुत अच्छे से व्यवहार करना है, तभी वो आगे समझ पाएगा और लीडिंग कर पाएगा. स्टूडेंट का जो लर्निंग लेवल है उसको अचीवमेंट भी एनहांस कर पाएगा. तो वैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर को हेल्प करता है. यहाँ टाइम टेबल. सब्जेक्ट्स आर केप्ट इन टाइम टेबल कीपिंग इन कंसिडरेशन टू द लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड फैटिग. डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स आर नॉट अरेंज्ड कंजिक्यूटिवली. जैसे आप देखते हैं हमारे स्कूल में जो भी टाइम टेबल बनाते हैं, हम पहले वो हमारा जो इजी सब्जेक्ट है जैसे कि लैंग्वेज सब्जेक्ट है वही हम डालते हैं, फिर उसके बाद मैथ्स या इंग्लिश डालते हैं. इस टाइप का हम एक इजी और एक डिफ़िकल्ट, फिर इजी फिर डिफ़िकल्ट, इस टाइप का करते हैं. और उनका जो फैटिक है, जो मानसिक स्थिति है, कैसे प्रेशर में न आए या बोरिंग न हो, इसके लिए हमें क्या है, ड्राइंग या खेल, इस टाइप का भी पीरियड्स अरेंज करना पड़ता है. और क्लास के बीच बीच में हमें इस टाइप का, उसी सब्जेक्ट में भी हम एक खेल कूद टाइप का एक छोटे छोटे एक्टिविटी करते हैं, 1 मिनट 2 मिनट का एक्टिविटी करते हैं, उनको माइंड को सतेज या तेज रखने के लिए. तो कब करना है, क्या करना है, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर को बताता है. फिफ्थ, को करिकुलर एक्टिविटीज. इन प्रीवियस टाइम और प्रायर टू सम ईयर्स बैक, इम्पोर्टेंस वॉज गिविंग ओनली ऑन साइंस, मैथ, लैंग्वेज एक्सेट्रा, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बोला जाता था. बट को करिकुलर एक्टिविटीज़ को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था. बट नाउ द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी हैज चेंज्ड द माइंडसेट ऑफ टीचर्स एंड द सोसाइटी ऑल्सो. बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, द इम्पोर्टेंस टुवर्ड्स ड्रामा, डांस, आर्ट, स्काउटिंग एक्सेट्रा which is prevailing in the society is now given more importance or same importance as math, science and language subjects are given prior to that. But now there is no difference in this. So अभी अब अगर हम बोलेंगे हारमोनियस या ऑलराउंड डेवलपमेंट हुआ है बच्चों का, तो ये दोनों का डेवलपमेंट होगा तभी हम बोलेंगे ऑलराउंड डेवलपमेंट हुआ है. तो ये ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए टीचर को एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत हेल्प करता है. सिक्स्थ, यूज ऑफ इनोवेशंस. इनोवेटिव आइडियाज़ हैव बीन इमर्ज्ड आउट. नया नया आइडियाज़ जो है, थिंकिंग जो है, या मेथड्स ऑफ टीचिंग जो आउटपुट निकला है, थ्योरीज निकला है, उसको यूज करने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करता है. जैसे आप जानते हैं बहुत सारे मेथड्स नया हो रहे हैं और कुछ मेथड्स, टीचिंग्स, प्रोसेस जो है वो ऑब्सोलेट हो रहे हैं, वो पुराने हो रहे हैं. और जो सिचुएशन के हिसाब से, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी का नीड के हिसाब से हम टीचिंग ऑफ लर्निंग को चेंज करते रहते हैं या उसका यूज करते रहते हैं. तो यहाँ जैसे आप देखते हैं डिस्कशन मेथड्स, माइक्रो टीचिंग, प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन एंड नॉन ग्रेडेड स्कूल क्लासेस, तो ये सब अभी नया नया इनोवेशंस आया है और वो क्लास में भी हेल्प करता है. तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जिसके अंदर है वो वही समझेगा कि कौन सी क्लास में कौन सा पीरियड यूज करना है. ऐसा नहीं कि हमेशा यही यूज करना है, इसी मेथड से पढ़ाना है. Seventh, production of textbook. Educational psychology is helping to design the textbooks, keeping in view interest level, need, etc. of the students. Educational psychology यही बताता है कि बच्चों का इंटरेस्ट क्या है, समाज का इंटरेस्ट क्या है, या सोसाइटी क्या, कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा टॉपिक नीड करता है. फिर बच्चों का लेवल के हिसाब से उनको कंटेंट डालना है और उनका नीड को असेसमेंट करना है, कौन सा नीड आगे रहेगा.
इसके हिसाब से उनको कंटेंट डालना पड़ता है। इसीलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का नॉलेज जो कंटेंट बनाते हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, बुक जो क्रिएट कर रहे हैं, उनको ये सब नॉलेज देता है। फिर उनका जो डिजाइनिंग कैसा रहेगा, कौन सा अक्षर का साइज क्या रहेगा, उसमें पिक्चर रहेगा या नहीं रहेगा, ये सब जो डिजाइनिंग होता है कॉन्टेक्स्ट या बुक्स में, उसको भी हल करने के लिए हेल्प करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का नॉलेज। फिर अगर आगे देखेंगे तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का कंट्रीब्यूशन जो है ये लिमिटेड है, इससे आगे बहुत आगे है। तो अगर हम बोलें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज नाउ ए ग्रोइंग साइंस, और इसका जो कंट्रीब्यूशन बहुत आगे और अलग अलग फील्ड में भी चलता रहेगा और बढ़ता जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।